हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 4 चैप्टर्स देखें ताकि आप भी उस मेडिवल हिस्ट्री के टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 4th चैप्टर में काकतिया और होयसला के बारे में बात किया जो कि डीप साउथ में रूल कर रहे थे। आज का हमारा 5th चैप्टर और आने वाला अगला चैप्टर जो कि चैप्टर 6 होगा, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे इस चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इस्लामिक रूल जो है वो हिंदुस्तान में आता है, हम उसके बारे में देखेंगे। और हमारे अगले जो 6th चैप्टर में है, हम देखेंगे कि इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, रिलीजियन और सोसाइटी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के बीच और किस तरीके से इकोनॉमी और ट्रेड फ्लरिश करता था उस जमाने में। तो आज के हमारे इस चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत और उससे रिलेटेड डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि इस्लाम का इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में या फिर इंडियन लैंड्स में कब हुआ था। तो ये सबसे पहले होता है 712 AD में, जो कि अरब का कॉन्क्वेस्ट था सिंध एरिया का। आइए अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल्स आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। फॉलोइंग द बर्थ ऑफ इस्लाम, द खालिफ्स इन द अरब वर्ल्ड वर क्वाइट इंटरेस्टेड इन एक्सपेंशन। तो प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के बाद 4 राइटली गाइडेड खलीफ्स जिन्हें कहते हैं, उनके बाद जो है उम्मैद डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। तो वहाँ पर से खलीफ्स जो है वो ज़्यादातर एक्सपेंशंस के काम को लेकर बिजी हो जाते हैं। तो उन्हीं एक्सपेंशंस को लेकर एक मिलिट्री कमांडर जिसे मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता था, वो हिंदुस्तान की ओर आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध इन 712 AD एंड डिफीटेड दाहिर। दाहिर जो थे वहाँ पर एक हिंदू राजा हुआ करते थे, राजपूत घराने के जो हुआ करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम उस उम्मैद डायनेस्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने दाहिर को हराया हुआ था 712 AD में। ही मैरिड हिज विडो रानी लाडी एंड बिकेम मास्टर ऑफ लोअर सिंध। तो दाहिर को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी बीवी जो कि विडो थी रानी लाडी, उनके साथ जो है उन्होंने ब्याह किया हुआ था और वहाँ पर सिंध में अपनी सुजारनीटी उन्होंने बना ली थी। इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर कंक्लूजन जो हमें मिलता है वो ये है कि अरब का ऑक्यूपेशन सबसे पहली बार हिंदुस्तान में सिंध के एरिया में मिलता है। हालांकि अरब ट्रैवलर्स या फिर अरब ट्रेडर्स जो थे वो ज़्यादातर केरला की साइड आते थे, लेकिन वो एज अ ट्रेडर्स हुआ करते थे, यानी कि ट्रेड करते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन सबसे पहला जो सेटल्ड ऑक्यूपेशन मुस्लिम्स का हुआ वो अरब का था, जो कि सिंध एरिया में था। लेटर ही वॉज पुट टू डेथ बाय नेक्स्ट खालिफ एंड अरब रूल ओवर सिंध डिक्लाइन। तो जैसा कि खालिफ चेंज होते हैं, तो खालिफ चेंज होने के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया और उन्हें चंद चार्जेस पर जो है वो एक्सिक्यूट किया गया था। तो एक होनहार मिलिट्री कमांडर की डेथ के बाद जो है अरब का पकड़ जो सिंध का एरिया में था वो डिक्लाइन होना शुरू होता है। बट अरब्स कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई सिंध बट कुडंट पेनेट्रेट फर्दर। तो सिंध का जितना भी एरिया हुआ करता था, जो कि आज के ज़माने का पाकिस्तान का आप एरिया कह लें, अफगान का, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट का जो हिंदुस्तान का रीजन है, वहाँ का जो एरिया है जो आसपास है, सिंध नदी के आसपास हुआ करता था, तो वहाँ पर अरब को जो है वो पेनेट्रेट करने से रोका गया था क्योंकि पावरफुल लीडरशिप नहीं थी। ये सब हो रहा था 712 AD के आसपास। तो अरब का ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पर बन चुका था, लेकिन रूल या फिर किंगडम बाद मोहम्मद बिन कासिम के कोई भी नहीं कर पाया था। तो आइए आगे जानते हैं कि वो कौन से इन्फ्लुएंशियल सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को इन्वेड किया हुआ था। सबसे पहले लिस्ट में आते हैं महमूद ऑफ गजनी। का टाइम फ्रेम जो है वो 1001 AD से 1027 AD तक है, यानी कि 26 साल इन्होंने राज किया हुआ है। ही वॉज एन अफगानी रूलर ऑफ टर्किश ओरिजिन। अफगान में इनका रूल हुआ करता था। गजनविड डायनेस्टी के जो है ये राजा थे, सुल्तान थे वहाँ के और टर्किश के ओरिजिन के थे। He started invading India in 1001 AD by defeating Jayapala, a Hindu Shahi ruler near Peshawar। तो कश्मीर में उस वक्त हिंदू शाही किंगडम, हिंदू शाही डायनेस्टी चल रही थी। तो हिंदू शाही डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे जयापाला। तो जयापाला को हराने के बाद जो है उन्होंने इन्वेड किया हुआ था इंडिया को और प्लंडर किया हुआ था पेशावर उस साइड के एरिया को। ही फर्दर इन्वेड्स इंडिया अंडर आनंदपाला इन 1009 AD। आनंदपाला दरअसल जयापाला के बेटे थे। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 8 years ही अगेन इन्वेड्स इंडिया एंड अगेन ही रैंसैक्स वॉट एवर द वेल्थ ही गेट्स। ही कंटिन्यूज टू डू सो 17 times till 1027 AD। One of the main prominent reasons why we remember Mahmud of Ghazni as an invader is because 17 बार जो है उन्होंने हिंदुस्तान को इन्वेड किया था विद इन 26 years ऑफ हिज रूल। तो जब भी वो आते थे कोई ना कोई प्लंडर करते थे, वेल्थ जो है यहाँ से ले जाकर अफगान में रखते थे। द राजपूत रेसिस्टेंट वॉज शैटर्ड बाई हिज ऑनस्लॉट। हमने जब राजपूत किंगडम्स के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा 2nd चैप्टर था, तो हमने देखा कि किस तरीके से राजपूत जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ही अच्छा जा रहे थे, किंगडम्स बना रहे थे।
भले ही किंगडम में विद इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो, लेकिन वो स्ट्रांग थे। बट महमूद ऑफ गजनी के रिपीटेड इन्वेजन से जो है राजपूत का रेसिस्टेंस वो टूट जाता है। द राजपूत रेसिस्टेंट वॉज शार्टर्ड बाय हिज ऑनस्लॉट। लूटेड द फेमस सोमनाथ इन गुजरात इन 1026 AD, जिसके बारे में आज भी चर्चा की जाती है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर को जो है उन्होंने लूटा हुआ था। इट वॉज 1026 AD एंड 1027 AD जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये महमूद ऑफ गजनी थे। दूसरे जो इंपॉर्टेंट इन्वेडर जो हिंदुस्तान में आने वाले थे, जो फॉरेनर थे, वो थे मोहम्मद ऑफ घुर, जिन्हें मोहम्मद घोरी भी कहा जाता है। इनका टाइम फ्रेम जो है हिस्टोरियंस 1173 से लेकर 1206 AD तक जो है वो इनके कार्यकाल को, इनके रूल को बताते हैं। दरअसल इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ रूल किया हुआ था अफगान का एरिया। जब गजनविड डायनेस्टी का फॉल हुआ तो घुरिद डायनेस्टी जो थी वो प्रोमिनेंट थी अफगान में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। घुरिद डायनेस्टी रिप्लेस्ड द गजनविड्स वेयर मुइजुद्दीन अलॉन्ग विद हिज एल्डर ब्रदर शमसुद्दीन एक्सपेंडेड द एम्पायर। तो ये छोटे भाई थे, दरअसल इनका नाम मुइजुद्दीन था और इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। तो जब इन्होंने अफगान का थ्रोन संभाला तो शमसुद्दीन ने वेस्ट साइड, ज़्यादातर जो पर्शिया का साइड था, तो वहाँ पर वो एक्सपेंशन करने चले गए और मोहम्मद ऑफ घोरी जो थे वो साउथ साइड आ गए, यानी कि हिंदुस्तान जो कि अफगान के साउथ साइड में पड़ता है, तो ये पंजाब, सिंध, उस रीजन में जो है अपना ऑन स्लॉट देने आ गए, वहाँ पर इन्वेट करने आ गए। तो आइए जानते हैं कि इनका सक्सेसफुल एक्सपेंशन का एक्सपेडिशन जो था वो कितना सक्सेसफुल हुआ। देखिए, घुरी सीज्ड मुल्तान बट वॉज डिफीटेड बाई अ चालुक्यन एम्परर मूलाराजा II, जो कि गुजरात के चालुक्यास हुआ करते थे, चालुक्यंस ऑफ गुजरात जिसे हम कहते थे, या फिर सोलंकीस भी उन्हें कहा जाता था, जो कि राजपूत के बहुत ही फेमस डायनेस्टी थे। तो वहाँ पर मूलाराजा II जो थे वो रूल कर रहे थे एंड उन्होंने इन्हें डिफीट किया हुआ था, घुरी को उन्होंने डिफीट किया हुआ था। तो उन्हें पता चला कि मुल्तान उस साइड का एरिया जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं उसे पेनेट्रेट नहीं कर सकता, चाहिए कि मैं अपनी एम और स्ट्रैटेजी बदलूं। तो वो पंजाब की तरफ जो है वो पलटते हैं, पंजाब गुजरात की तरफ जो है वो पलटते हैं। नोटेबल बैटल्स फॉर पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर इन 1191 एंड 1192 AD एट बैटल ऑफ तेराइन। जब हमने राजपूत डायनेस्टीज के बारे में बात किया तो हमने चौहान्स के बारे में बात किया था कि वन ऑफ द मोस्ट करिस्मेटिक रूलर्स जो थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। तो इन्हीं के साथ जो है बैटल ऑफ टेरेन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल जो माना जाता है, क्योंकि राजपूत डोमिनेंस का एंड उसी बैटल से हुआ था। तो उस बैटल में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तो दूसरी तरफ मोहम्मद घोरी थे। तो 1191 AD में जो है पृथ्वीराज चौहान की विक्ट्री होती है, वो डिफीट करते हैं मोहम्मद ऑफ घोरी। लेकिन इमीडिएटली 1192 AD में जो है फिर से मोहम्मद घोरी इन्वेड करते हैं और हराते हैं पृथ्वीराज चौहान को और एग्जीक्यूट करते हैं। It was here when his slaves Bakhtiyar Khalji and Qutbuddin Aibak lived unleashed the terror of invasions in areas of Bihar, Bengal and Kannauj respectively। तो ज़्यादातर अफगान के एरिया में उस वक्त स्लेव्स हुआ करते थे जो कि परचेस किए जाते थे, उन्हें अलग अलग कामों में रखा जाता था। कई बार तो मिनिस्टर्स भी बन चुकते थे, कई बार रूलर्स भी बन जाते थे, हम आगे के स्लाइड्स में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके जो थे वो दो प्रोमिनेंट स्लेव्स हुआ करते थे मोहम्मद घोरी के। एक तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फर्दर जाकर दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर कनौज के एरिया यानी कि गुजरात, राजस्थान, उस एरिया में जो है ऑनस्लॉट शुरू करते हैं, यानी कि वहाँ पर इन्वेशन के लिए चले जाते हैं। और बख्तियार खलजी जो थे अनदर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी, वो ईस्ट साइड चले जाते हैं, यानी कि बंगाल और बिहार के एरिया में जो है वो जीत हासिल करते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट मोहम्मद ऑफ घुर। द इलबारी टर्क्स, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि किस तरीके से मोहम्मद घुरी के जो है दो इंपॉर्टेंट स्लेव्स थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे जो थे वो बख्तियार खलजी थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली के साइड आ जाते हैं और वो इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी। लेकिन जो है वो अपनी आइडेंटिटी, जो स्लेव की आइडेंटिटी थी, उसे नहीं छोड़ सके। तो इसीलिए ज़्यादातर हिस्टोरियंस इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं और ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। तो इलबारी टर्क्स जो थे वो ज़्यादातर स्लेव्स थे, यानी कि अफगान या फिर टर्किश ओरिजिन के जो स्लेव्स थे वो आकर हिंदुस्तान में दिल्ली में जो है अपनी सल्तनत बनाते हैं, जो कि आगे बढ़कर एक फुल फ्लेज्ड किंगडम या फिर एक एम्पायर का फेस लेता है। तो आइए उन इलबारी टर्क्स या फिर स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। दरअसल दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली नींव या फिर दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट यही से होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है। तो हिस्टोरियंस इनके टाइम फ्रेम को 1206 AD से 1290 AD तक रखते हैं, यानी कि 80 साल के ऊपर ही इन्होंने जो है हिंदुस्तान को रूल किया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत बिल्कुल मोहम्मद घुरी के मौत के बाद। बख्तियार खलजी जो है वो वेस्ट साइड ही रूल करते हैं ज़्यादातर एरिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो साउथ में ही रह जाते हैं, जो कि दिल्ली का एरिया था। ही कंस्ट्रक्टेड खुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली। दरअसल इस्लामिक सबसे पहली मॉस्क जो हिंदुस्तान में बनाई गई थी वो खुव्वतुल इस्लाम है, जो कि कुतुब मीनार के ही एरिया में बनाई गई है, उसके आसपास विसिनिटी में ही बनाई गई है।
ही गॉट द टाइटल ऑफ लाख बख्श, यानी कि लाखों को बख्श देने वाला। लिटरली एक मीनिंगफुल मैसेज देना चाहते थे कि भाई वो बहुत ही एक काइंड हार्टेड पर्सन थे, या फिर एक बहुत ही पायस इंसान थे जिन्होंने बहुत लोगों की बहुत मदद की हुई है। ही डाइड प्लेइंग चौगान इन 1210 AD। चौगान दरअसल पोलो है, जो आज के हम ज़माने में हॉर्सेस पर बैठकर जो है पोलो खेलते हैं, तो उस तरीके का एक स्पोर्ट हुआ करता था जिसे चौघन या चौगान कहा जाता था। एंड ही डाइड इन 1210 AD। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ वीक रूलर, जो कि 1 साल तक ही था, जो कि उनका बेटा बहुत ही वीक था। लेकिन बाद इनके जो सबसे पावरफुल आने वाले थे तो वो अल्तमश थे। अल्तमश सक्सीडेड इन 1211 एंड रूल्ड टिल 1236 AD वेयर ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो अल्तमश जो थे वो ज़्यादातर चहलगनी यानी कि द पावरफुल 40 जिनके बारे में हम कहते हैं, तो चहलगनी को बहुत ही प्रोमिनेंस देने वाले एक पर्सनैलिटी थे अल्तमश। तो अल्तमश का रोल ज़्यादातर सॉफ्ट था, एक्सपेंशन किए गए लेकिन अग्रेसिवली नहीं। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही ख़त्म किया हुआ था। दरअसल कुतुब मीनार जो है वो एक प्रोमिनेंट सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया गया है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के। इवन दो ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन बट इट वॉज कंप्लीटेड बाई अल्तमश। He was succeeded by Razia Sultana in 1237 AD, the first woman ruler of India who faced a powerful resistance from Chahalgani. तो the very first record where a woman rules India, तो वो रज़िया सुल्ताना आती हैं 1237 AD में। कई हिस्टोरियंस इनकी तारीफ में बहुत अच्छा लिखते हैं दैट शी वॉज एन एबल एंड एफिशिएंट रूलर वेयर द ओनली कंस्टेंट शी हैड वॉज हर जेंडर। ये दरअसल मिनहाज सिराज, जो कि एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि रज़िया सुल्ताना का एम्पायर जो था वो बहुत ही एफिशिएंट था, लेकिन ज़्यादातर पावरफुल जो टर्किश नोबल्स हुआ करते थे वो एक वुमेन का डोमिनेंस नहीं देख सकते थे। तो चहलगनी जो कि पावरफुल 40 उस वक्त एक काउंसिल की तरह एक्ट करता था, दे लिटरली वर अगेंस्ट द रूल ऑफ रज़िया सुल्ताना। द नेक्स्ट टू फॉलो अप इन लाइन वॉज बालबन। दरअसल इनके बारे में बहुत तारीफ की जाती है कि ही वॉज अ सुल्तान हु नेवर स्माइल्ड और लाफ्ड इन हिज कोर्ट। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। बालबन सक्सीडेड द थ्रोन इन 1266 AD हु रूल्ड एम्पायर विद पॉलिसी ऑफ आयरन एंड फिस्ट। तो बहुत ही एक स्टॉन्च रूलर थे, यानी कि वेरी सीरियस बिजनेस, एक बहुत ही एक क्रूअल जो है इमेज इनकी दी जाती है कई बार हिस्टोरियंस की तरफ से, क्योंकि ही वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर के डिसिप्लिन वॉज एवरीथिंग टू रूल अ किंगडम। तो ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट सच एज पैबोस एंड सजदा एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़िल्ले इलाही वॉज इंट्रोड्यूस्ड। दरअसल ज़िल्ले इलाही जो है ये एक डॉक्ट्रिन है जो कहती है कि रूलर जो कि सुल्तान होते हैं वो खुदा की परछाई होती हैं दुनिया पर। दरअसल इसे आप ट्रेस कर सकते हैं, जब हमने मिडिवल में या फिर एंशिएंट में चोलास वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा कि डिवाइन राइट थ्योरी टू रूल, जिस तरीके से हमने कहा कि राजा महाराजा जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं इस दुनिया में, तो एक डिवाइन राइट की तरह जो है वो अपने आप को एक नई छवि देने की कोशिश कर रहे थे। सिजदा एंड पाइबोस दरअसल एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर जब राजा से या सुल्तान से जब आप मिलने जाते हैं तो उनके पैरों को चूमते हैं। तो दिस वाज सम ऑफ द मोस्ट न्यू कॉन्सेप्ट विच वाज नेवर एग्जिस्टेंट इन इंडियन सिस्टम। तो इसे लाने वाले भी बालबन थे। बहुत ही अग्रेसिवली इन्होंने एक ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी भी फॉलो की हुई थी। चहलगनी का पार इन्होंने बहुत तोड़ा हुआ था, तो नोबिलिटी को सबसे ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखने वाले इकलौते सुल्तान भी ये माने जाते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द नवरोज़ फेस्टिवल एंड ट्राइड अ लॉट टू मेंटेन पीस इन दिल्ली। तो नवरोज़ फेस्टिवल जो कि पर्शिया की बहुत ही फेमस थी, आज भी महरौली में दिल्ली के एरिया में नवरोज़ फेस्टिवल मनाई जाती है। दरअसल एक पर्शियन फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल को इन्होंने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। एंड ही ट्राइड अ लॉट टू मेंटेन पीस इन दिल्ली। एक्सपेंशन का ज़्यादातर काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन दिल्ली के आसपास ही जो है पीस जो है मेंटेन करने की इन्होंने बहुत ही कोशिश की। A weak chain of successor paved way for establishment of खिलजी डायनेस्टी। दरअसल इनके बेटे की मौत होने के बाद ही लिटरली वेंट इन डिप्रेशन, डिक्लाइन हो गया रूल जो है, और उनके बाद चंद जो है एक वीक रूलर्स आते हैं, 1-2 रूलर्स आते हैं, और उसके बाद जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर जो कि जलालुद्दीन खिलजी है, ही ओवरथ्रोन्स द स्लेव डायनेस्टी एंड ही एस्टेब्लिशेस द खिलजी डायनेस्टी। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। द खिलजीज, तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस इनके टाइम फ्रेम को 1290 से 1320 AD तक बताते हैं। तो आइए खिलजीज के बारे में या फिर खलजीज के बारे में जानते हैं। जलालुद्दीन खलजी वॉज फियर्स कमांडर बट टू सॉफ्ट फॉर अ रूलर। ही ओवरथ्रू द ममलुक्स बट कुडंट अफोर्ड द ऑनस्लॉट ऑफ हिज ओन नेफ्यू। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो एक मिलिट्री कमांडर थे, बालबन के ज़माने से ही ये हुआ करते थे। तो ये बस मौका देख रहे थे कि किस तरीके से ये डिथ्रोन कर सकें ममलुक डायनेस्टी को। तो जब बालबन की मौत होने के बाद देयर वर नो स्ट्रॉन्ग रूलर्स, तो ही अंडरस्टूड दिस वाज द एप्ट टाइम एंड ही एस्टैब्लिश्ड द खिलजी डायनेस्टी। बट द केस वॉज टोटली डिफरेंट, क्योंकि एज अ मिलिट्री कमांडर जो है आप फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट एज अ रूलर यू हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच ही फेल्ड।
So literally it was his nephew who was Ali Garshasp, the then governor of Kara, brutally murdered him and came to throne at 1296 AD as अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में हमने बहुत सुना हुआ है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के ही नेफ्यू थे। तो उन्होंने अपने अंकल को मारा और ही असेंडेड द थ्रोन इन 1296 AD बाई टेकिंग द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। रेवोल्यूशनरी नॉट जस्ट इन एक्सपेंशन बट रेडिकल इन रेवेन्यू एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स। हम आगे के चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, किस तरीके से इनके रूल में जो है ज़्यादातर रेवेन्यू रिलेटेड, क्रॉप रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड जो रेडिकल रिफॉर्म्स इन्होंने हिंदुस्तान में लाए हुए हैं, इट नेवर टुक प्लेस प्रायर टू हिम, इट वाज ओनली इन द टाइम फ्रेम ऑफ मुगल्स, जो कि इसे और डेवलप किया जाता है। तो कई हिस्टोरियंस का ये कहना भी है कि टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि 1320 AD तक जो जितने भी राजा महाराजे, जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स और डायनेस्टीज आए हुए हैं, ही लिटरली स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि जिस तरीके से लैंड सर्वेइंग सिस्टम उन्होंने किया, मिलिट्री में दाग चेहरा आइडेंटिफिकेशन जिस तरीके से वो किया करते थे, अलग अलग कई ऐसे अग्रेरियन रिफॉर्म्स भी उन्होंने लाए हुए थे। तो इसे लेकर अलाउद्दीन खिलजी बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी एंड फाइनेस्ट रूलर्स। इंट्रोड्यूस्ड दाग सिस्टम। दरअसल दाग सिस्टम जो था वो मिलिट्री में हॉर्सेस को दाग दिया जाता था, यानी कि मार्क्स दिए जाते थे बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी। और चेहरा सिस्टम भी हुआ करता था, जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो थे वो सोल्जर्स के लिखे जाते थे। इन मिलिट्री एंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज ओवरहॉल्ड इन हिज रीन। दरअसल मिलिट्री, एक स्टैंडिंग मिलिट्री मेंटेन करने वाले इकलौते सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। फ्यूडलिस्टिक लैंड सेट तो हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर ये ऑफिशियल्स को जो है वो लैंड असाइनमेंट्स नहीं, वो कैश में ही दिया करते थे। तो वन ऑफ द रीज़न वाई ही कुड एक्सपैंड हिज एम्पायर, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा, काकतिया और होयसला के जब मलिक कफूर आते हैं तो एक ऑनस्लॉट जो है वो दिल्ली का लेकर साउथ में आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई हिज मिलिट्री वॉज कंसिडर्ड फिनोमिनल। With his slave and commander Malik Kafur, he brought the major areas of India under his rule and was known as सिकंदर-ए-सानी, यानी कि हिंदुस्तान का सिकंदर। अलेक्जेंडर द ग्रेट को हिंदी में सिकंदर कहा जाता है, तो वो हिंदुस्तान के सिकंदर बनना चाहते थे और उन्होंने अपना टाइटल भी कुछ ऐसा ही बनाया, सिकंदर-ए-सानी। तो ये थे द खलजीज। तो द खलजीज को सक्सीड करने वाले थे द तुगलक्स। तो तुगलक्स का टाइम फ्रेम जो है वो 1320 से 1398 AD तक है, तो एक लंबा कार्यकाल है। आइए द तुगलक्स के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक dethroned the puppet ruler in Delhi and established the Tughlaq dynasty in 1320 AD। तो अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद दरअसल टेरिटोरियल एक्सपेंशन हद से ज़्यादा हो चुका था। डीप साउथ डेक्कन तक जो है वो दिल्ली सल्तनत आई हुई थी, जो कि कभी भी इतना बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं हुआ था। तो वीक रूलर्स जो थे वो फेल हो चुके थे एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे ज़्यादातर। So he saw the time, apt time, and he dethroned the puppet ruler of Khaljis and he established the Tughlaqs. Annexed Warangal area and defeated Orissa rulers but died during a procession। तो वरंगल के एरिया को दरअसल अनेक्स करने वाले यही थे गयासुद्दीन तुगलक, और उस वक्त ओडिशा में भी गजपति हुआ करते थे, बहुत ही प्रोमिनेंट और पावरफुल रूलर्स थे ओडिशा के उस ज़माने में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें भी हराया हुआ था, बट उन्होंने एक प्रोसेशन में जो है उनकी मौत होती है एक वुडन स्लैब उनके सर पर पड़ने से। हिज सन जौना खान सक्सीडेड हिम एज मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में भी हमने बहुत ही पढ़ा हुआ है, बचपन में सुना होगा कि ही वॉज कॉल्ड एज मैडमैन ऑफ हिस्ट्री। तो आइए जानते हैं क्यों। केम ऑन सीन इन 1325 AD एंड वॉज कॉल्ड एज मैडमैन ऑफ हिस्ट्री फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर एंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने डैड को सक्सीड करते हैं। उनका असली नाम जो था वो जौना खान था, लेकिन इन्हें बहुत ही शॉर्ट टेम्पर हुआ करता था। तो ज़्यादातर ये जाने जाते हैं उनके फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए। आइए वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या थे देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। दिल्ली में जो अब तक कैपिटल चल रहा था, उन्होंने दौलताबाद यानी कि आज के औरंगाबाद के आसपास के एरिया में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट हुआ था, विच लिटरली प्रूव्ड टू बी अ डेथ ब्लो टू हिम। पैसा भी बहुत वेस्ट हुआ और ज़्यादातर माइग्रेशन की वजह से लोगों में एक टायर्डनेस आ गया था रूल को लेकर, और कई लोगों की मौत भी हो गई थी इस माइग्रेशन में। कराचिल एक्सपेडिशन। दरअसल इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी कि चाइनीज़ रूलर्स जो उस वक्त के थे वो अग्रेस कर रहे थे हिमालयन एरिया में। तो इन्हें लगा कि उनसे कुछ थ्रेट हो सकता है हमें, जो कि मंगोल ज़्यादातर उस ज़माने में हुआ करते थे। तो कराचिल का एरिया जो था वो हिमालयन किंगडम का हिस्सा था। तो ये वहाँ के एक्सपेडिशन में जाते हैं और वहाँ पर इनिशियली इट प्रूव सक्सेसफुल, लेकिन जिस तरीके का हिमालयन का टेरेन था, जिस तरीके से हिली और स्नोई जो टेरेन था, ही लिटरली फेस द ऑनस्लॉट ऑफ नेचर इटसेल्फ। यानी कि इससे पहले कि मेन बैटल होती, ये खुद हार मान गए और वापस आ गए क्योंकि नेचर वॉज एडवर्स। टोकन करेंसी सिस्टम इन्होंने एक बहुत ही ओवरहॉल किया हुआ था।
टिल हिज टाइमलाइन यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइमलाइन तक करेंसी जो ज़्यादातर हुआ करती थी वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन हुआ करता था। लेकिन इन्होंने एक अलग मेटल से जो है एक टोकन करेंसी बनाई हुई थी, जिस तरीके से हम आज कॉइन्स और नोट्स देखते हैं तो उस तरीके के। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फेलियर, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसका मिसयूज़ करने लग गए, यानी कि उस करेंसी को लिटरली जो है वो कॉपी करने लग गए और घर में ही वो कॉइन्स मिंट करने लग जाते थे। तो इसलिए टोकन करेंसी सिस्टम भी फेल हुआ था। तो ये तीन जो थे वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के, विच लिटरली adverse for the rule of Delhi Sultanate, and revenue as well as agrarian reforms turned negative against him. It was under his reign Hassan Gangu established the Bahmani Sultanate। तो बहमनी सल्तनत जो है वो साउथ में दक्कन के एरिया में इसी टाइम फ्रेम में एस्टेब्लिश की जाती है। Later Firoz Tughlaq ruled from 1351 to 1388 AD, where initial years were for restoration of peace and rest years saw decline in सल्तनत पर। तो ये बहुत ही बड़े उम्र के थे जब उन्होंने थ्रोन पर अपना दबदबा जमाया। तो ज़्यादातर फिरोज शाह तुगलक के इनिशियल 17 ईयर ज़्यादातर जो थे वो पॉलिसीज़ जो मोहम्मद बिन तुगलक ने नेगेटिव किए हुए थे, यानी कि जिस तरीके से टोकन करेंसी लाना, अग्रेरियन एडवर्स रिफॉर्म्स लाना, तो उसे ठीक करने में इनके पहले 17 साल बीत गए। और बाकी के जितने भी साल थे उन्होंने चंद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की हुई हैं, चंद गार्डन्स बनवाए, लेकिन ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत में जो है डिक्लाइन आना शुरू होता है फ्रॉम दीज तुगलक्स। तो आइए आगे जानते हैं द सैयद्स। तो दरअसल तुगलक की डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद ही डाइड एट द एज ऑफ 89। तो एट दैट एज फ्यू पपेट रूलर्स केम अप, लेकिन दिल्ली सल्तनत के हालात उस वक्त बिगड़ जाते हैं जब तैमूर जो कि पर्शियन रूलर थे, जो कि पर्शियन इन्वेडर थे, वो आते हैं ईरान से और दिल्ली को प्लंडर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुगलक्स के सक्सेसर सैयद्स ने क्या क्या हुआ था। इन 1398 AD तैमूर सैक्ड दिल्ली एंड सील्ड द फेट ऑफ दिल्ली। आज भी जो है तैमूर के किस्से सुने जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली को प्लंडर किया हुआ था। इट वॉज इन 1398 AD। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ तैमूर इन दिल्ली खजर खान एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। तो वो जाते जाते उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ा हुआ था, खजर खान जो थे, तो उन्होंने जो है सैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। और हिस्टोरियंस जो है इनके टाइम फ्रेम को 1414 AD से 1451 AD तक रखते हैं। आप ये जो ब्रॉन्ज स्टैचू देख सकते हैं तैमूर का है। द एरा सॉ राजपूत पावर रीगेनिंग बैक ऑन ट्रैक। जाहिर सी बात थी कि जब दिल्ली सल्तनत का जो हार्ट था दिल्ली, वो खुद सैक किया गया, तोड़ दिया गया, प्लंडर किया गया। तो और ज़्यादातर वीक रूलर्स थे, पावरफुल सुल्तान बालबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान्स नहीं थे। तो जाहिर सी बात थी कि आसपास जितने भी राजपूत एम्पायर थे, राजपूत डायनेस्टीज थे, वो पावर रीगेन कर रहे थे। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह वर कन्फाइंड टू दिल्ली एंड सराउंडिंग्स। तो ये तीन जो थे वो प्रोमिनेंट रूलर्स थे सईद डायनेस्टी के। ज़्यादातर एक्सपेंशन कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में ही जो है उनका रूल हुआ करता था। लेटर इन 1451 AD बहलोल लोडी एनेबल मिलिटरी रूलर सैक्ड द वीक रूलर्स एंड एस्टेब्लिश द लोडी डायनेस्टी। तो आलम शाह के कोर्ट में जो थे वो एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, बहलोल लोडी। तो 1451 AD में उन्हें पता चल गया कि अब इनके बाद दिल्ली सल्तनत को अगर मेंटेन करना है तो बहुत ही प्रोमिनेंट और पावरफुल रूलर की ज़रूरत है। तो उन्होंने डिथ्रोन किया हुआ सईद डायनेस्टी को और लोडी डायनेस्टी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो आइए जानते हैं आखिर में कि द लोडीज, तो लोडी डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। 1451 से लेकर 1526 AD तक इनका कार्यकाल एक बहुत ही लंबा जो है इनका कार्यकाल था। आइए इनके बारे में जानते हैं। बहलोल was succeeded by his son सिकंदर लोडी, who steadily expanded the empire, extending it till गुजरात एंड ग्वालियर। तो पावरफुल थे लोडी रूलर्स, तो ज़्यादातर बहलोल लोडी ने लोडी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश तो क्या हुआ था, लेकिन उसे एक्सपैंड करने वाले सिकंदर लोडी थे, जिन्होंने ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश तक के एरिया और गुजरात तक के एरिया को उन्होंने एनेक्स किया हुआ था, अपने कंट्रोल में लाया हुआ था। दरअसल दिस ऑल्सो सेज अ लॉट अबाउट राजपूत रेसिस्टेंस, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से तैमूर के जाने के बाद राजपूत जो है वो पावर रीगेन कर रहे थे। तो लोडीज को सबसे अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा था राजपूत से। रेसिस्टेंस टू राजपूत वॉज गिवन एंड अफगान नोबिलिटी रिस्पेक्टेड। तो राजपूत जो कि उस वक्त फिर से पावर रीगेन कर रहे थे, उन्हें रेसिस्ट किया गया। और अफगान नोबिलिटी जो ज़्यादातर थी, टर्किश को जो है ज़्यादातर नोबिलिटी में इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लेकिन लोडीज़ को पता था कि अफगान को नोबिलिटी ज़्यादा देना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ उनके वहीं से आते थे। तो अफगान नोबिलिटी भी रिस्पेक्ट की गई थी इनके डायनेस्टी में। कमिंग ऑन सीन नाउ इज इब्राहिम लोडी, हुज रीन सॉ सिविल वॉर ब्रेकिंग आउट। तो लोडी डायनेस्टी के इंडीड दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी रूलर जो थे वो इब्राहिम लोडी थे। तो ही ऑल्सो केम एट हिज मिड एजेस, लेकिन आने के बाद जो है भाई भाइयों में एक सिविल वॉर आ जाता है, जिसे लेकर ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन को लूज छोड़ दिया जाता है।
बाय द टाइम इब्राहिम लोडी कम्स, दिल्ली सल्तनत के बाद एक बहुत ही अच्छी स्टैंडिंग आर्मी थी। लिटरली कहा जाता है कि 1 लाख की इन्फेंट्री हुआ करती थी, कई एलिफेंट्स हुआ करते थे, तो बहुत ही अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम भी चल रहा था। लेकिन सिविल वॉर की वजह से इब्राहिम लोडी जो थे वो जो है कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल प्रूव होते हैं। Indeed, it was here where Rana Sanga invited बाबर to India to invade Lodi territories। तो बाबर जो थे वो उस वक्त फरगाना में हुआ करते थे, यानी कि आज का जो उज़्बेकिस्तान का एरिया है वहाँ का। तो ही वॉज इन सर्च कि मैं कहाँ इन्वेड करूँ, कहाँ जो है मैं अपना नया इंडिपेंडेंट रूल जो है वो स्टार्ट करूँ। तो इट वाज हियर वेयर वन ऑफ द मोस्ट स्टालवर्ड्स ऑफ राजपूत डायनास्टीज राणा संगा जो है वो बाबर को इन्वाइट करते हैं, कहते हैं कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन लोडीज, दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू इन्वेड पेशावर। So it was on his invitation Babur comes, and Babur when he comes he not just occupies the lands of Delhi but also he goes onslaught against the very Rana Sanga who invited him। तो जब हम मुगल्स के बारे में बात करेंगे तो बाबर और उनके बारे में वहाँ पर बात करेंगे। With the Battle of Panipat, the first 1526 AD, Babur defeated Ibrahim Lodi and proved too strong and efficient enough to establish the golden era of Indian medieval age, that is mighty Mughals। तो 1526 AD में पहली बैटल ऑफ पानीपत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर इब्राहिम लोडी को मारने के बाद बाबर जो है मुग़ल डायनेस्टी को, मुग़ल एम्पायर का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी दिल्ली सल्तनत और उसकी डायनेस्टीज़ और रूलर्स से रिलेटेड। हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और रिलीजियन और सोसाइटी किस तरीके से था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।